नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। राजस्थान में भरतपुर के पसोपा गांव में बाबा विजय दास नाम के संत ने अवैध खनन के विरोध में खुद को आग के हवाले कर दिया। वे साधु संतों के साथ पिछले 551 दिन से आंदोलन कर रही हैं। अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगाने के बाद बाबा राधे राधे कहते हुए दौड़ने लगे। पुलिस कर्मियों ने कंबल डालकर आग बुझाई, लेकिन वे करीब 80% जल चुके थे। उनको भरतपुर के राजबहादुर मेमोरियल अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बाबा के आत्मदाह के बाद राजस्थान के खान मंत्री बैकफुट पर आ गए हैं। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि संत जिन खानों को बंद करने की मांग कर रही हैं वे लीगल हैं, फिर भी उनकी लीज शिफ्ट करने पर विचार किया जाएगा। इसी आंदोलन से जुड़े एक और संत बाबा नारायण दास 33 घंटे टावर पर चढ़कर बैठे रहे। वे मंगलवार सुबह 6 बजे से मोबाइल टावर पर चढ़ गए थे और समझाने के बाद बुधवार दोपहर वापस उधर आए। साधु संतों का कहना है कि राजस्थान के भरतपुर जिले की डी कामा तहसील का इलाका 84 कोस परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। साधु संतों का कहना है कि यह धार्मिक आस्था से जुड़ी जगह है। यहाँ हिंदू धर्म के लोग परिक्रमा करते हैं, इसलिए यहाँ वैध और अवैध दोनों तरह से खनन बंद होने चाहिए। इसी मांग को लेकर वे 551 दिनों से आंदोलन कर रही हैं। साधु संतों का दावा है कि कनकांचल और आदि बद्री पर्वत धार्मिक आस्था का प्रतीक है। आदि में भगवान बद्री के दर्शन होते हैं, जबकि कनकांचल पर्वत में कई पौराणिक अवशेष है। इनकी श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं और इस जगह पर चारों धाम है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 27 जनवरी 2005 को आदेश निकाला था कि ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के दोनों तरफ 500 मीटर में खनन नहीं किया जाएगा। भरतपुर जिले के डी कामा तहसील में कई गांवों में परिक्रमा मार्ग और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के अंदर खनन बैन करने की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार ने दावा किया था कि धार्मिक स्थलों और पहाड़ों में खनन नहीं हो रहा है और न ही कोई खनन पट्टा दिया गया है। इस इलाके में कोई खनन नहीं चल रहा है, लेकिन परिक्रमा मार्ग से 500 मीटर के बाहर खनन चलता रहता है। साधु संतों का दावा है कि 500 मीटर के अंदर ही माइनिंग का काम चल रहा है और पवित्र मानी जाने वाली पहाड़ियों को नुकसान हो रहा है। इधर इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए सीएम गहलोत ने अफसरों की बैठक ली है और अफसरों को खनन माफिया पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि हरियाणा जैसी घटना घटित नहीं हो, इसके लिए सतर्क रहें। बीजेपी ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने एक बयान में कहा कि यह राज्य सरकार की हठधर्मिता का उदाहरण है। साधु संतों की मांग के बाद सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं होने की परिणति एक तक साधु की आत्मदाह के रूप में हुई है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि समय रहते इस मामले में साधु संतों की मांग क्यों नहीं सुनी गई। आखिर क्यों अपनी मांग मनवाने के लिए एक संत को आत्मदाह की कोशिश करनी पड़ी। इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से खास मेहमान भी जुड़ेंगे। और आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनाते हैं। नियमानुसार वो खनन कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि इन सभी माइनिंग को कैंसिल की जाए और इस क्षेत्र को फॉरेस्ट घोषित किया जाए। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी बैठक भी ली थी और वो काफ़ी एक लंबा इशू है, क्योंकि उन लोगों को लीजें भी माइनिंग विभाग के द्वारा दी गई है, वर्षों पहले से दे रखी है और बाकायदा उन्होंने इसी भी ले रखी है और नियमानुसार वो रॉयल्टी भी दे रहे हैं। तो उनको क्या कैंसिल करके दूसरी जगह कहाँ लीजें दी जा सकती है, इस पर सरकार एग्जामिन कर रही है। देखिए, हम इस चीज़ को परसों से लगे हुए हैं और क्योंकि साधु संतों का मामला है, हमने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि इसमें राजनीति नहीं घुसनी चाहिए, लेकिन आपको भी और कल हमको भी देखने को मिला कि राजनीति इसमें घुस गई और एक उनका ये वायदा करे गए थे, आपको भी स्टेटमेंट करे गए थे कि हम सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, आत्मदाह नहीं करेंगे और ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि जिसमें सरकार को डिसीजन लेने में कोई असुविधा हो। हमने कल मुख्यमंत्री जी से कई बार वार्ता हुई है और उन्होंने क्लियर निर्देश दिए हैं। हमारे पास पूरे कागजात तैयार हैं, जो वो चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। ब्रज के कामा क्षेत्र में
पिछले 551 दिन से अवैध खनन को लेकर साधु समाज का आंदोलन चल रहा है। उसके बावजूद लगातार मांग के बाद, सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं होने की परिणति एक साधु के आत्मदाह के रूप में हुई। विजय दास जी ने आज अपने आप को आत्मदाह के लिए प्रेरित किया। राजस्थान की सरकार की हठधर्मिता का ये बड़ा उदाहरण है कि 27 जनवरी 2005 में अवैध खनन के खिलाफ खनन पर रोक के बावजूद इस तरीके से जब खनन होता रहा, उसको लेकर एक बड़ा आक्रोश था, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र ब्रज 84 क्षेत्र में आता है, जो धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र है। राजस्थान की सरकार की कानून व्यवस्था की पोल तो ये इंसिडेंट खोलता ही है, लेकिन किस तरीके से राजस्थान की सरकार लापरवाह है, प्रशासन किस तरीके से लापरवाह है, उसकी बानगी है। कल एक साधु टावर पर चढ़े, समझाइश के बाद माने, लेकिन आज विजयदास जी के आत्मदाह ने राजस्थान की सरकार की हठधर्मिता की, मुद्दों के समाधान न करने की पोल खोल दी है। मुझे लगता है राजस्थान के लिए शर्मनाक है कि 551 दिन के आंदोलन पर संज्ञान न लेना ये जन आक्रोश का एक बड़ा कारण। तो खनन पर रोक और कैसे लगी कि रोक और क्यों नहीं लग रही है, सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज इसी पर हमारी बड़ी बहस है। दो खास मेहमान फिलहाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, जिसमें आशीष चतुर्वेदी बीजेपी नेता मेरे साथ जुड़े हैं, आर तिवारी कांग्रेस नेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बड़ी बहस में। सबसे पहले आर तिवारी जी, आपके पास ही आऊंगी। आखिर 552 दिन हो चुके हैं, साधु संत धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? जब आत्मदाह की कोशिश एक साधु संत ने की तो उसके बाद सरकार हरकत में आई और अब बातचीत के लिए रास्ता भी निकल रहा है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं मिल रही है मेरी आर तिवारी जी? बोलिए ना आप। सवाल मेरा ये है कि ममता, मैं ये कहना चाहता हूं, राजस्थान की संवेदनशील सरकार सभी पक्षों को बैठा करके इस विवाद का हल कराना चाहती है। 2005 से भी सतीश पूनिया जी का मैंने बयान पढ़ा टेलीविजन पर। 2005 से ये विवादाग्रस्त है इलाका, और 2005 के बाद में 2 बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रह चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का शासन 10 साल रहा राजस्थान पर। ये साधुओं का आंदोलन उस जमाने में भी था, आज भी है। सवाल है कि वहां पर वैध खनन का जो लीज पट्टा लोगों को मिला हुआ है, ऐसा नहीं है कि सारे अवैध खनन हो रहे हैं वहां। सरकार के सामने दोहरी समस्या है। साधु समाज, संत समाज हमारे हिंदू समाज के सनातन धर्म के अगुवाई हैं, हमको मार्गदर्शन देने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं, अन्याय और न्याय के बीच में हमको सही रास्ता बताने वाले। हम उनका आदर सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन हमको ये भी तो देखना पड़ेगा, शासन चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। सवाल है कि जिनके पास में वैध लाइसेंस है खनन के, क्या अगर हमने उनको मना कर दिया तो कोर्ट कचहरी में जाकर के वो अवैध खनन नहीं करेंगे? क्या कोर्ट कचहरियां स्टे दे देंगी, फिर उनको अवैध खनन करने का मौका मिल जाएगा? सरकार ये चाहती है कि वैध खनन और अवैध खनन के बीच में जो मसला है और साधु समाज का जो 551 दिन से आंदोलन चल रहा है, सबसे टेबल पर बैठ करके न्यायपूर्ण अन्याय से बचा जाए, और हम न्यायपूर्ण इसका हल चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वालों को तो ऐसे मौके पर कूदना पड़ता। ममता, भारतीय जनता पार्टी के सतीश पूनिया जी जो हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 551 दिन में कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कभी विधानसभा में यह प्रश्न उठाया हो, कभी वहां अवैध खनन के मामले में कभी सड़कों पर आंदोलन किया हो। अचानक एक साधु अपने आप को आत्मदाह करने का प्रयास करते हैं, इनको मौका मिल जाता है, बयान जारी करते हैं। मैं लगातार कहता हूं,
भारतीय जनता पार्टी का राज्य स्तरीय नेतृत्व बयानवीर नेताओं का है। मुझे ये जनता समझाइए के सबसे बीच पहले, में- भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, 552 दिन हो चुके, आपकी सरकार कहाँ है? 552 दिन बाद जग रही है आपकी सरकार, और तब जाकर इस मसले का हल होगा। आप बोल रहे हैं कि राजस्थान की सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। कब काम कर रही है? 2 साधु संत, एक 33 घंटे से मोबाइल टावर पर चढ़े हुए थे और एक आज 80% तक जल चुके हैं। ममता, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं। 2019, 2020, 2021 और 2022 के जून माह तक अवैध खनन के हमने 7,608 मुकदमे दर्ज किए। अवैध खनन के मामले में सरकारी रिकॉर्ड पर 7,608। उसके बावजूद मैं आपको जमीनी हकीकत बताती हूँ। इनमें से ये अवैध बरसात खनन का करने- समय है, राजस्थान के आप ही होंगे, मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन 9,000 बावजूद उसके मुझे ये पता है कि राजस्थान में इस बार कितनी बारिश हुई है, कितनी बाढ़ आई है, पानी भरा हुआ है। ये रेगिस्तान था, लेकिन आज ये रेगिस्तान ना होकर इसकी हालत बाढ़ग्रस्त हो चुकी है। ऐसा क्यों? क्या आप इसके पीछे जानते हैं वजह? ये अवैध खनन इसके पीछे वजह है। ठीक है, भले सरकार काम कर रही है, लेकिन वो भ्रष्ट पूरे अधिकारियों पर देश में कार्रवाई क्यों बारिश नहीं हो का- रही है, जिनकी मिली भगत पर अभी भी ये काम चल रहा है? और भरतपुर ममता- की हालत तो बहुत बेकार है। हम आपसे ममता कह रहा हूं, 9,440 लोगों को गिरफ्तार किया हमने 3 साल में, 3.5 साल में। हजारों हमने एफआईआर लॉन्च किए। माल का हमने 10,051 टन माल जब्त किया है। ये सारे कार्रवाई सरकार कर रही है, सरकार की आंखें हैं। लेकिन पूरे देश में कम समय में ज्यादा कमाने का जो एक शॉर्टकट तरीका है, वो केवल राजस्थान इसमें शामिल नहीं है। हमने कल हरियाणा में देखा, हरियाणा में एक डीएसपी स्तर के उच्च पुलिस अधिकारी को अवैध खनन में, हरियाणा में तो ठोक दो वाली सरकार है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार है। न हरियाणा छूता, न उत्तर प्रदेश अछूता, न दिल्ली अछूता है। ये जो माफिया है जो अवैध खनन करते हैं, ये पूरे देश में एक सक्रिय है। और मैं मानता हूं कि राजस्थान में भी इनकी गतिविधियां, लेकिन बावजूद इसके सरकारें कुछ नहीं कर पा रही है, न अधिकारी को कार्रवाई की जा रही है, न अवैध खनन वालों को रोक पा रही है। आशीष चतुर्वेदी जी, अभी हाल में हरियाणा के केस तो आप खुद जानते ही होंगे, जिसमें एक डीएसपी स्तर के अधिकारी अपनी जान गंवा देते हैं सिर्फ इस अवैध खनन के चलते। अभी इससे पहले 5 साल पहले राजस्थान में आप ही की सरकार थी, लेकिन बावजूद ये अवैध खनन क्यों नहीं रुक पा रहा है? सरकारों की कहां पर कमी है? वो कौन से अधिकारी हैं जिनकी श्रेय पर ये ठेकेदार लगातार अवैध खनन करते हैं और उन तक सरकारें पहुंच ही नहीं पा रही हैं? ममता जी, अभी मैं तिवारी जी को सुन रहा था और तिवारी जी सरकार को बहुत संवेदनशील सरकार बता रहे थे। देखिए, हम शब्दों से किसी सरकार का बारे में बयानबाजी कर नहीं सकते हैं। जो सरकार की कार्य प्रणाली होती है, जो कार्यशैली होती है, वो उसके कृतित्व में दिखती है। आप देखिए ममता जी, पिछले 552 दिन से साधु समाज वहाँ पर एक आंदोलन कर रहे हैं और बड़ा दुख होता है, बड़ी शर्म सी आती है। आप देखिए ममता जी, वो जो आंदोलन कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? वो इस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि आपने जो परिक्रमा क्षेत्र है उसके 500 मीटर के दायरे में खनन को अवैध घोषित कर रखा है। तो जिस चीज़ को आपने अवैध घोषित कर रखा है, आप उस पर अपने नियम कानून से अवैध खनन को रोकिए। आप देखिए, उनकी सारी मांगे बहुत जायज़ है। वो किसी वैध खनन को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट मानती है कि ये चीज यहां पर माइनिंग इलीगल है और फिर भी सरकार उसको रोक नहीं पा रही है, आप इससे समझिए कि ये जो अवैध खनन में जो लिप्त लोग हैं, इनको किस स्तर का राजनीतिक संरक्षण मिला होगा कि साधु समाज पिछले 552 दिनों से आंदोलन कर रहा है। उनका एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलता है और मिलने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी अवैध खनन को नहीं रोक पाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो खनन माफिया है उसकी संलिप्तता इस सरकार के शीर्ष स्तर तक है। ठीक है, और आप लोग का क्या कर रही हैं? आप देखिए आप लोग क्या कर ममता रहे हैं जी, आशीष जी? आपने ये मुद्दा उठाया कहीं पर? कहीं पर आप आए, ममता जी, साधु संतों के पास गई आपकी ममता पार्टी? जी, क्या उन्हें आश्वासन दिया? आपने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल ममता जी, किया? आप भी तो विपक्ष में हैं आशीष जी। टेलीविजन पर खबर ममता पड़ी जी, और ये ममता टेलीविजन जी, पे आकर के राजस्थान में जो बयानवीर स्थिति नेता है, हैं।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर स्तर पर, चाहे ब्लॉक स्तर हो चाहे जिला स्तर पर, जन आक्रोश रैली निकालते हैं और जनता का भरपूर समर्थन हमको मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक व्यवस्था है ना कि सरकार को 5 साल तक चलना है और ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। आप देखिए, इस सरकार के खनन मंत्री को लेकर के तिवारी जी, आप ही के पार्टी के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह जी मुख्यमंत्री जी को दर्जनों पत्र लिख चुके हैं और वो खनन मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि आपका खनन मंत्री अवैध खनन में लिप्त है। आप ही की पार्टी का विधायक सीकर में दीपेंद्र सिंह जी शेखावत, जो पूर्व में विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खनन विभाग के लोग मंत्री लेते हैं। ममता जी, ये जब सरकार बनी थी तब यहां पे जो नवनियुक्त डीजीपी थे भूपेंद्र सिंह जी, उन्होंने 17 तरह के माफियाओं को चिन्हित किया था कि हम इन 17 तरह के माफियाओं पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया था कि यहाँ पे भू माफिया सक्रिय है, यहाँ पे शराब माफिया सक्रिय है, यहाँ पे ड्रग माफिया सक्रिय है, यहाँ पे खनन माफिया सक्रिय है, यहाँ पे नकल माफिया सक्रिय है। जब से ये सरकार बनी है इनके हौसले एकदम बुलंद हो गए हैं और इनको किसी की परवाह नहीं है। अभी तिवारी जी, ममता जी आंकड़े गिना रहे थे कि इतनी एफआईआर दर्ज हुई है। मैं आंकड़े गिनाता हूं अब आपको, आप देखिए। इस सरकार में 1 जनवरी 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक 3 सालों के अंदर 4000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों पर पिटाई के मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी, खनन विभाग के लोग और एक्साइज के लोग, सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। और केवल पुलिस विभाग की बात करूं ना ममता जी, तो पुलिस विभाग में 1033 पुलिसकर्मियों के पर मुकदमे दर्ज, पुलिसकर्मियों ने मुकदमे दर्ज कराए कि हमारी पिटाई हुई है। तो जिस राज्य में पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है, जिस राज्य में सरकारी अधिकारी सुरक्षित नहीं है, आप देखिए वहां जनता का क्या हाल होता होगा। जनता त्रस्त है। सरकार है हरियाणा में, की सरकार, योगी की सरकार में वहां पर भी डीएसपी कितने सुरक्षित है तो हमने देख लिया है। देखिए, डीएसपी की जान चली जाती है, वो आप छोड़िए किसकी सरकार में कौन सुरक्षित है क्या नहीं है। आप जो मुझे आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े आपने विधानसभा में उठाए, आपकी पार्टी ने, ठीक है। आर तिवारी जी लौटते हैं आपके पास। बिल्कुल उठाए, लगातार उठा रहे हैं ममता जी, लगातार उठा रहे हैं। आपने कोई वीडियो ऐसी बनाई जहां पर आपको ये दिखा कि अवैध खनन हो रहा है, सरकार के खिलाफ हम आवाज उठाएं? आपको पता है कि आपका राजस्थान पूरे अंदर से खोखला होता जा रहा है। वो राजस्थान जिसे हम रेगिस्तान के नाम से जानते थे, आज वहां पर जो नदी नाले हैं वो उफान मार रही है। ये बरसात में हाल हो चुका है आशीष जी, ये राजस्थान का हाल हो चुका है। आपकी भी सत्ता, हर 5 साल में सत्ता बदलती है राजस्थान में, तो 5 साल पहले आप कर लेते। देखिए ममता जी, मैं अगर आपको प्रकरण गिराने लगूंगा ना इस सरकार में, तो इस सरकार में जो माफिया है, खनन माफिया, उसने आईपीएस अधिकारी से लेकर के छोटे पुलिसकर्मी तक सब पर उन्होंने प्रयास किया है उनको कुचलने का, और ये सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। उसका कारण मैं बता रहा हूं ना आपको। जब शीर्ष स्तर तक आपके विधायक आपके खनन मंत्री पर आरोप लगाते हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप बताइए कि इसका मतलब क्या है? आपकी मूक सहमति है, मुख्यमंत्री जी की मूक सहमति है कि ठीक है भाई, हमको कलेक्शन करके दे रहा है तो सब चलता है। ये सब चलता है वाला जब तक एटीट्यूड चलता रहेगा तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेगी ममता जी। ठीक है, आर तिवारी जी जवाब दीजिए। आशीष चतुर्वेदी जी रटे रटाए शब्द बोल रहे हैं। आपको याद दिला रहा हूं आशीष भाई, वसुंधरा राजे जी के जमाने में सिंघवी साहब को 5000 करोड़ के दलाली के मामले में गिरफ्तार किया था, और जब एसीबी की टीम उनके सचिवालय वाले कार्यालय में पहुंची तो वो हक पका गई थी कि सिंघवी साहब के हाथ लगाए या नहीं लगाए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से क्लियरेंस मांगी, पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है। और जब पता लगा कि वसुंधरा जी के सबसे नजदीक आईएएस सिंघवी जी इसमें संलिप्त है, तब मजबूरी में वसुंधरा जी को कहना पड़ा और सचिवालय में उनको गिरफ्तार किया। ये बेईमानी का काम पूरे देश में, केवल राजस्थान में नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार हजारों मुकदमे दर्ज करती है, हजारों आदमियों को गिरफ्तार करती है, करोड़ों रुपए का राजस्व वसूल करती है, अवैध खनन के साथ में नहीं है। और कांग्रेस के खान मंत्री प्रमोद भाया के खिलाफ आप जिनका नाम ले रहे हैं, उनका व्यक्तिगत कोटा डिवीजन का मामला है, व्यक्तिगत स्पर्धा है।
अगर उनको लग रहा था तो वो कांग्रेस के मंत्री के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवा सकते नहीं, हमारा घर का मामला है। फिर कह रहा हूं मैं आपको, आज मुख्यमंत्री जी ने साधु समाज के सम्मान के लिए आज उच्च स्तरीय मीटिंग करी है। ठीक है, और मैं आशा लौटती हूं करता आपके हूं पास। राधाकांत कि शीघ्र शास्त्री, साधु प्रेसिडेंट समाज बाल का मंदिर के हम इस वक्त सम्मान फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधाकांत जी, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। साधु संतों का 552 दिनों से जो प्रदर्शन जारी है, आज जिस तरीके से साधुओं की तरफ से अब इसको लेकर एक साधु टावर पर चढ़ गए, दूसरों ने आत्मदाह की कोशिश की है, क्या लग रहा है सरकार कहां पर बात नहीं मान पा रही है? आपने विषय को उठाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय बहुत ही भयावह है इस देश के लिए। इतना विनाश होता है, मैं समझता हूँ कि अन्य किसी इतना विनाश नहीं होता होगा। ये ब्रज भूमि अत्यंत ही संवेदनशील और करोड़ों लोगों के लिए पूजनीय स्थल है। ये भारत भूमि में ब्रज का जितना महत्व है उतना शायद मेरे विचार से कहीं नहीं होगा। ब्रज के दिव्य पर्वतों का खनन पिछले 20 वर्षों से व्यापक रूप से चलता रहा। ब्रज के विरक्त संत श्री रमेश बाबा जी महाराज इसके संघर्ष करते रहे और वसुंधरा सरकार में 2008 में 5232 हेक्टेयर क्षेत्र आरक्षित घोषित किया गया। बहुत बड़े आंदोलनों के बाद उसके बाद 2009 में गहलोत सरकार ने भी किया और आज भी आज की तारीख में करीब 600 से 650 हेक्टेयर भूमि को गहलोत सरकार ने फिर से आज हमें 250 दिन के आंदोलन के पश्चात आज हमें पत्र क्या है और वो 600 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर दिया है उन्होंने। तो यद्यपि सरकारें करती तो है लेकिन समय बहुत निकल जाता है और इस समय अवधि में बहुत बड़ी क्षति हो जाती है। मैं वैसे तो धन्यवाद दूंगा गहलोत सरकार के लिए और वसुंधरा जी ने भी किया था, उनको सबको धन्यवाद। लेकिन इतनी ऊर्जा समाप्त होती है संतों की, महात्माओं की, पर्यावरणविदों की, उस ऊर्जा से और उसमें उस मध्यकाल में जब समय अंतर लगता है तो बहुत बड़ी संपत्ति नष्ट हो जाती है। ब्रज के दिव्य पर्वत आदि बद्री और कनकांचल जिनके लिए हम पिछले 250 दिनों से संघर्ष कर रहे थे, आज यद्यपि वो आरक्षित वन घोषित करने उन्होंने हमारे राजा विश्वेंद्र सिंह यहाँ आए और गहलोत सरकार ने उनको भेजा, पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि खनन की कोई ऐसी विशेष नीति होनी चाहिए। खनन माफिया का आतंक इतना होता है, हम लोगों पर कई बार जान के जानलेवा हमले हुए, 22 किलोमीटर तक हमारे पीछे गोलियां चलती रहीं, हमारे पथराव हुए, कई बार हमें जान से मारने की धमकियां मिली। तो इस तरह खनन माफिया का हौसला इतना क्यों बुलंद होता है? मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार इतनी इन लोगों के प्रति कठोर होनी चाहिए और हर जगह लीजें नहीं देनी चाहिए। एक चीज देने के बाद में खनन माफिया को इतनी राशि प्राप्त होती है, मान लो 1 करोड़ कमाता है तो 20 लोग 20 लाख रुपए रोजाना बांटता है और उस अवैध धनराशि से बहुत क्षति राशि होती है और माफियाओं का हौसला बुलंद होता है। ठीक है राधाकांत जी, आप बने रहिए मेरे साथ, आप दोनों भी मेरे साथ बने रहिए, आशीष चतुर्वेदी और आरा तिवारी जी। मैं लौटूंगी आप सभी के पास, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, फौरन लौटते हैं। चलिए, बड़ी बहस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं अवैध खनन पर, किस तरीके से अवैध खनन के विरोध में साधु संतों का धरना 552 दिनों से जारी था। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि आत्मदाह करनी पड़ी साधु संतों को। इस तरीके के मामले बहुत अधिक निकलकर सामने आ रहे हैं। बीते दिनों हरियाणा में इस तरीके का मामला सामने आया था, जहां पर अवैध खनन रोकने गए एक डीएसपी पर गाड़ी चला दी गई थी। इसी पर चर्चा करते खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष चतुर्वेदी बीजेपी से नेता, आर तिवारी कांग्रेस से नेता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आर तिवारी जी, अभी आप इससे पहले ब्रेक के पहले राधाकांत शास्त्री जी की बात सुन रहे होंगे। उनकी तरफ से कहा गया है कि अब सरकार की तरफ से इस पूरे मसले पर सुना गया है, और आप इससे पहले अगर मैं देखूं कुछ समय बाद कह रहे थे कि वो जो इलाका जिसकी बात साधु संत कर रही हैं वो अवैध ना होकर वैध इलाका है, बावजूद उसके स्थितियों को सही नहीं कर पा रहे हम। सही कह रहे हो ममता। ब्रज भूमि हमारे देश के सनातन धर्म को मानने वालों के लिए सबसे बड़ी पूजनीय भूमि है। वहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, पूरा देश का सनातन धर्मी मानता है और लाखों लाखों की संख्या में वहां हर महीने पूर्णिमा के
आसपास में वहां परिक्रमा करते हैं 24 कोस की। देश में सबसे पवित्र स्थल की सुरक्षा की जिम्मेदारी, चूंकि वो राजस्थान के हिस्से में आता है और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार के हिस्से में आता है, तो दोनों सरकारें मिलकर के वहां सारे धर्मावलंबियों के लिए काम करती है। सवाल ये है कि वहां पर जो अवैध खनन हो रहा है उसके मामले में साधु संत लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का शासन हो चाहे कांग्रेस का शासन हो। हमने आपको बताया 2019 से जब जननायक अशोक गहलोत तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, तो 2019, 2020 और 2021 के 22 के जून माह तक हमने इतने एफआईआर लॉन्च किए, मैंने आपको गिनती करके बताई है। हमने आपको गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 9,040 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2,73,000 टन बजरी का हमने वहां पर अवैध भंडार को पकड़ा है। तो राजस्थान की सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन मैं इस बात को गुरेज नहीं करता हूं। संगठन का साथी हूं, सरकार में बैठे अब जो हमारे ऑफिसर है, चाहे वो पुलिस विभाग का ऑफिसर हो चाहे खनिज विभाग का ऑफिसर हो, कम समय में पैसा ज्यादा कमाने की जो लालसा इस जमाने में हो गई है, रोज हमारी एसओजी एसीबी लगातार ऐसे भ्रष्ट सरकार के कर्मचारी, चाहे वो आईएएस हो चाहे आर तिवारी IPS जी, हो, चाहे कई बार इस राजस्थान पूरे कैडर मामले के पर हो, कोर्ट चाहे की तरफ से बाबू हो, फटकार भी लग चुकी है राजस्थान में, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। सुनिए आर तिवारी जी, कोर्ट की तरफ से भी कई बार फटकार लग चुकी है, लेकिन बावजूद उसके कुछ ऐसे नियम क्यों नहीं सरकार बनाती है कि ये खनन माफिया डरे, आपकी सरकार बना देगी तो अच्छा होगा। आज ही संवेदनशील, अभी आपने रमाकांत शास्त्री जी का बयान पढ़ा होगा, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन मंत्री जो ब्रजभूमि से आते हैं, विश्वेंद्र सिंह जी ने जब खनन के मामले में साधुओं का ऐसा दुख भरा समाचार सुना तो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उच्च स्तरीय मीटिंग करी और उनको भेज करके अपने निर्णय से उनको अवगत कराया कि सरकार अब इस मामले में सख्ती से कदम उठाएगी, क्योंकि हमारे जुड़वा प्रदेश हरियाणा में इन्हीं अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन को रोकने के लिए जो जाबाज पुलिस का अफसर डीएसपी स्तर का अफसर मिस्टर बिश्नोई गए, उनको वहां पर उनको मार दिया गया। तो राजस्थान में ऐसी स्थितियां नहीं पैदा हो जाए, हमारा और उनका इलाका हरियाणा और राजस्थान की ब्रजभूमि का इलाका मिलता जुलता है, तो सरकार सतर्क ममता, हम नहीं चाहते कि ऐसी स्थितियां बने। तिवारी जी, लेकिन सरकार तब सतर्क हुई जब साधु संतों ने अपने आप को आत्मदाह तक के लिए कोशिश कर दी, जब साधु संत टावर पर चढ़ गए। अभी आप थोड़ी देर पहले राधाकांत शास्त्री जी की बात सुन रहे होंगे, वो ये बता रहे थे कि जब से हम आंदोलन कर रहे हैं हमारे ऊपर कई बार अत्याचार हुए, कई बार हम पर पत्थर बरसाए गए, लेकिन बावजूद उसके लगातार हम जो अपनी मांग है उसको लेकर डटे रहे। राधाकांत शास्त्री जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राधाकांत जी, क्या मैं गलत कह रही हूं कि जो स्थितियां आज सरकार ने सही करने की कोशिश की है वो सरकार 552 दिन का इंतजार ना करके पहले भी कर सकती थी? आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने लगभग 8 माह कोशिश कर दी। मुझे लगता है कि कर्मचारी वर्ग जो है इसमें कई माफिया से जुड़ा होता है और ये को जिस प्रकार का खनन हो उसमें करोड़ों की कमाई करते हैं, इसी कारण से ये ना वैध बंद होता है ना वैध बंद होता है। राधाकांत जी, ये कितने समय से चल रहा है? ये जो अवैध खनन ये पहाड़ियों पर कितने लंबे समय से चल रहा है और कब से आपकी मांगे थी? राजस्थान और उत्तर प्रदेश की थोड़ी सी पहाड़ियां थी, उनके 2004 में आंदोलन किया। उसके बाद हमने 2007 हमारे पास वहां आंदोलन किया और आज जो है कि हम लोगों ने यहाँ तहसील में आंदोलन लंबे समय से कर रहे हैं। आंदोलन लंबे समय तक यूं हुआ कि जो खनन से जुड़े हुए अधिकारी लोग होते हैं ये विशेष रूप से मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो अथवा विधायक हो, ये सबको धोखा देते हैं। यही कारण है कि
ये काम जल्दी से शहर में आंदोलनकारियों का पूरा नहीं हो पाता है। ठीक अब जो वर्तमान में स्थिति हुई है, मैं तो अभी धन्यवाद देता हूं। वर्तमान में तो हमारे जिलाधिकारी और हमारे पुलिस के अधिकारी आईजी साहब या एसएसपी साहब, इन्होंने बहुत सहयोग किया। ये अभी लोग आए हैं, इन लोगों को ज्यादा नहीं 6 महीने हुए और किसी को 8 दिन हुए हैं। इन लोगों ने बहुत ही तत्परता दिखाई और इस कार्य को जो है अंजाम पर पहुंचा दिया। ठीक है, तो सब तरह के लोग होते हैं जी। ठीक है। आशीष चतुर्वेदी जी, 2004 से ये मसला उठ रहा है, उसके बाद तो आपकी भी सरकार आई थी। देखिए, निश्चित रूप से ममता जी, ये बहुत पुराना मसला है और इसको लेकर के संत समाज काफ़ी समय से आंदोलन करता रहा है। और मैं भी राधाकांत जी को भी सुन रहा था कि समय समय पर जो सरकार है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो जो संत समाज इसमें आंदोलन करता है उनकी बातों का संज्ञान लेता है प्रशासन। देखिए, दुख तब होता है ममता जी जब संत समाज पिछले कई दिनों से आंदोलनरत रहता है और नारायण दास जी महाराज 33 घंटों तक टावर पर चढ़े रहते हैं। अगर सरकार तब भी कार्रवाई कर लेती और जो आदेश सरकार ने आज जारी किया, वो जब नारायण दास जी महाराज टावर पर चढ़े थे, तब अगर सरकार ने संत समाज की मांगे माननी होती तो ये जो दुखद घटना हुई जिसमें विजयदास जी महाराज ने अपने आप को अग्नि के हवाले किया, तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती। देखिए ममता जी, सरकार का ऐसा रवैया हो गया है कि जब तक कोई ऐसा घटनाक्रम ना हो जाए तब तक ये सरकार सक्रिय होती नहीं है। और अभी राधाकांत जी महाराज जो हैं वो इन खनन माफिया के दुस्साहस की बात कर रहे थे। और ममता जी, आप भी ऐसा बोल रही थी कि हरियाणा में जो घटना हुई ऐसी राजस्थान में ना हो। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं ममता जी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं राजस्थान में हो चुकी हैं। राजस्थान में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। ममता जी, अभी कुछ दिन पहले ही भीलवाड़ा के अंदर ड्रग माफिया ने 2 पुलिस कांस्टेबल को गोली मार दी और हमारे 2 पुलिसकर्मी औकार जी और पवन चौधरी जी उसमें शहीद हो गए। और इतनी घटनाएं हुई है जिसमें हम आए दिन सुनते रहते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली ने आए दिन इस बालक को कुचला। भीलवाड़ा के अंदर जो प्रोबेशनरी आईपीएस हरिशंकर, उस पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। बजरी माफिया ने एसडीएम की गाड़ी पर जो है अपना डंपर चढ़ा दिया। तो राजस्थान में जो घटना हरियाणा में हुई है वो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और देश में कहीं पर भी हो, चाहे अभी झारखंड में ही आप देखिए एक एसआई की कुचलकर हत्या हुई है। लेकिन आशीष जी, इनके पीछे वजह क्या है? मारा गया तो है। आप इतने सारे बता रहे हैं मुझे, इसके पीछे हम वजह क्या माने? क्यों नहीं वजह सरकारें इन पर कंट्रोल कर पा रही है? वजह सरकार के उससे बाहर है क्या? ये सरकार का राजस्व ये बढ़ा रही है? आपने बहुत अच्छा ममता जी, नहीं ममता जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि इनको इतनी हिम्मत कहां से आती है और क्या कारण है कि ये इस तरह का दुस्साहस करने का प्रयास बार बार करते रहते हैं। देखिए ममता जी, तिवारी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं जो पैसे का लालच है ना, वो उसने आपकी मानवता को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। आप इतने अंधे हो गए हैं कि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप देखिए कि आप पैसे के लालच में ऐसे अवैध कार्यों में लिप्त भी हो रहे हैं। और दूसरा इसका कारण जो है वो ये है कि राजनीति में लोग इस तरह के लोगों को संरक्षण देते हैं और स्वयं लिप्त होते हैं। ममता जी, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा स्टडी करें पूरे भारत के अंदर की जो राजनेता हैं भिन्न भिन्न पार्टियों में हैं, उसमें से ऐसे कितने राजनेता हैं जो खनन क्षेत्र में सक्रिय हैं। अधिकतर नेता ऐसे हैं जिन्होंने माइनिंग लीज ले रखी है, जो अवैध खनन करते हैं। आपने पट्टा ले रखा है 5 हेक्टेयर का और आप 50 हेक्टेयर में खनन कर रहे हैं। तो आपकी जो शुरुआत हो रही है ना, वो हर चीज में इलीगल चीज हो रही है। बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे शराब माफिया। देखिए ममता जी, राजस्थान के अंदर पिछले 3 महीने के अंदर 2 एसपी, सिरोही एसपी और अभी हाल ही में डूंगरपुर एसपी, ये अवैध शराब माफिया से पैसे लेते हुए इनका नाम आया और फिर सरकार को अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको बदलना भी पड़ा। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो चीजें हो रही है ना कि हर चीज में अवैध लगा हुआ है कि अवैध शराब,
अवैध खनन, तो सरकार तय कर ले कि हमको एक ऐसी आदर्श व्यवस्था स्थापित करनी है जहां पे कोई भी चीजें अवैध नहीं होगी। और किसी की भी सरकार रहे, चाहे वो कांग्रेस की रहे चाहे भारतीय जनता पार्टी की रहे, ये व्यवस्थाएं जब तक नहीं होगी तब तक इस तरह के दुस्साहस ममता जी होते रहेंगे। आशीष चतुर्वेदी जी, आप भी यही कह रहे हैं कि सरकार ने ये कोशिश करनी चाहिए, मैं भी यही कह रही हूं कि सरकार ने ये कोशिश करनी चाहिए, आर तिवारी जी भी यही कह रहे हैं कि सरकार ने ये कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो सरकार कौन सी है जो कोशिश करे? लेकिन ममता जी दिक्कत मैं बता रहा हूं, कोशिश क्यों नहीं हो रही है ममता जी? कोशिश इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग इसमें लिप्त हैं। अरे भाई, जब खान मंत्री खुद खान का व्यवसाय कर रहा है, खुद अवैध खनन कर रहा है, उसकी खुद के माइनिंग है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि प्रदेश के अंदर जो है सरकार केवल वैध खनन कराएगी? अरे भाई, आपका विधायक, आपका मंत्री आरोप लगा रहा है और आप कह रहे हैं कि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। ऐसे मंत्रियों को सरकार में रखा क्यों गया है जो ये अवैध खनन को बढ़ावा दे रही हैं और हमारे देश को कहीं ना कहीं इस स्थिति में ढाल रही हैं कि कल कहीं ना कहीं ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हमारी जान के लिए खतरा है, आपकी जान के लिए खतरा है, सबके लिए खतरा है ये अवैध खनन। आशीष भाई को मैं एक जानकारी दे दूं ममता, राजस्थान ने ई माइनिंग में देश में पहला स्थान प्राप्त किया आज 5 दिन पहले, और हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने राजस्थान के इन्हीं प्रमोद भाया को राजस्थान का नंबर 1 ई माइनिंग में हमने ऑक्शन, अब व्यक्तिगत अलॉटमेंट की जगह अब तकनीकी आधार पर अलॉटमेंट होते हैं, तो जो देश में नंबर 1 पे आया है माइनिंग अलॉट करने में, आज हम अगर आरोप लगाने के, तो राजनीति में आरोप लगाने का तो एक चलन है, हम भारतीय जनता पार्टी के शासन में उनके खिलाफ आरोप लगाते हैं, लेकिन अभी 5 दिन पहले पूरे देश के प्रमुख चैनलों ने, देश के अखबारों ने प्रमोद भाया को नंबर 1 राजस्थान में माइनिंग का नंबर 1 होने का हमने प्रमाण पत्र लिया भारत सरकार से। इसलिए आप ये कहना तो बंद करो कि प्रमोद भाया बेईमान है। अगर बेईमान है तो मैं कह रहा हूं वहां के जो भरत सिंह जी एमएलए हैं प्रमोद भाया के, आपस में उनके व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के हैं। फिर कह रहा हूं कि राजस्थान में संवेदनशील सरकार है, जननायक अशोक गहलोत ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार कृत संकल्प है, और आने वाले दिनों में मैं फिर कह रहा हूं आशीष भाई, आप आंदोलन करने की स्थिति में नहीं हो। अखबारों में, टेलीविजन पे कोई नया मामला उठता है, आप बयान जारी करने के लिए आपके प्रदेश अध्यक्ष आ जाते हैं, आपके विपक्ष के नेता आ जाते हैं, आपके प्रवक्ता आ जाते हैं। कभी आंदोलन करके बताओ तो सही। एमएलए आपके भी हैं, मंत्री आपके भी रहे, मुख्यमंत्री आपके भी रहे, हमाम में हम सब नंगे हैं। मैं स्वीकार कर रहा हूं संगठन की तरफ से, सरकारें बदलती है, लेकिन वो जो 60 साल का कर्मचारी है, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का हो, चाहे राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवा हो, चाहे पुलिस हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, बाबू हो, तमाम विभागों में एक बीमारी हो गई कि कम समय में सरकार में हम जितना ज्यादा कमा सकते हैं वो तो अवैध के नाम से होगा, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो। और इन माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। राजस्थान में हमारी स्पेशल ऑर्गेनाइज एसओजी और एसीबी लगातार बीएल सोनी जी के नेतृत्व में रोज कर्मचारियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, चाहे कितना ही बड़ा रसूखात वाला हो। अगर वो गलती करेगा, अशोक गहलोत जी का एक ही है नारा, हर गलती सजा मांगती है, ये स्लोगन है उनका राज्य कर्मचारियों के लिए और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए, चाहे वो राजनीति का कार्यकर्ता हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, चाहे वो अफसर हो, बाबू हो, चपड़ासी हो, हर गलती सजा मांगती है। और उसी सजा के आधार पर राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को पकड़ रहे हैं, उनके दलालों को पकड़ रहे हैं। हम राजस्थान को अपराध मुक्त की ओर कोशिश कर रहे हैं, अपराध मुक्त करने का दावा नहीं कर रहे। ठीक है, राधाकांत शास्त्री जी, राजस्थान में किस कदर अवैध खनन हो रहा है? क्योंकि कई ऐसी पहाड़ियां हैं जो अब तब्दील हो चुकी है नदियों में, और उसको ढकने के लिए कई जगह से ऐसी रिपोर्टें सामने आती हैं कि उसको ढकने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है ताकि ये नजर ना आए। और
हालांकि सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन बावजूद उसके ये भ्रष्टाचार तो अभी भी चरम पर है। आप सही कह रहे हैं, अवैध खनन तो लगभग रुकता ही नहीं है, क्योंकि आप तो 1232 हेक्टेयर क्षेत्र जो आरक्षित वन घोषित हुआ था, उसकी पर्याप्त मात्रा में होता रहा है, चाहे सरकार किसी भी हो। मैंने अनुरोध किया कि सरकार में से ऊपर बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी होते हैं, तो वो लोग आर्थिक लोभ में इस प्रकार का काम कराते हैं। आप की बात कर रही थी, तो राजस्व जितना इस खाते में मिलता है, मेरा विचार है कि अगर उसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाए तो इससे कहीं बहुत 10 गुना 20 गुना आपको राजस्व मिल सकता है। तो ऐसे उदाहरण कई देखे गए हैं। अब जैसे हमारे यहाँ एक गोवंश की रक्षा के लिए हमने गौशाला खोली, अब वो बिल्कुल अपना पर्वतीय क्षेत्र के पास में ही है, जिसमें आज 7,000 गोवंश करता है और उसमें हजारों लोग उसका लाभ ले रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां हम लोग इस क्षेत्र को खनन न करके वहाँ इस प्रकार की गतिविधियां कराई जाएं, वहाँ पर्यटन क्षेत्र को विकसित किया जाए, गौशालाएं खोली जाएं और वहाँ पर ऐसे बहुत सारे आय के स्रोत हो सकते हैं जो काम किए जा सकते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। खनन एक विनाशकारी साधन है, क्योंकि पर्वतों को भूधर कहा जाता है। जब पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत ही नहीं होंगे तो पृथ्वी कैसे रुकेगी? इस पर गंभीरता से सरकारों को सोचना चाहिए। बात ये धरोहर है, पर्वत रहेंगे, हमारा समूल नष्ट हो जाएगा। सरकार ठीक है आर तिवारी जी, कई ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं जो ये बताती है कि सरकार ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन कई ऐसे रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि शिकायत मिलने का सरकार इंतजार करती है और उससे पहले जो ठेकेदार हैं वो अपना काम करके निकल जाते हैं। ममता, मैं फिर कह रहा हूं, कह चुका हूं, पैसा लालच है। और मैं तो आज राधाकृष्ण शास्त्री जी की इस बात का मुरीद हो गया कि सरकारें तो आती हैं जाती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता का शासन रहता है, जनता जिसको चाहती है उसको सत्ता में पहुंचाती है। अगर ब्रज क्षेत्र को अगर हम पर्यटन की दृष्टि से ज्यादा विकसित करें, आम आदमी को उसमें जोड़ें, वहां नवाचार करें, तो वहां पर हम आय के साधन बढ़ा सकते हैं और ऐसे अवैध खनन से हम बच सकते हैं। मैं चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपनी तरफ से एक प्रतिवेदन दे सरकार को कि साधु संतों का जो वहां पर पर्यटन के रूप में उसको विकसित करने की जो योजना है उसमें इनको भी शामिल किया जाए। और पर्यटन अधिकारी, और सौभाग्य से आज हमारे राजस्थान के जो पर्यटन मंत्री हैं वो इसी ब्रज भूमि से आते हैं, भरतपुर के पूर्व महाराजा रह चुके हैं, वो हर बात से वाकिफ है। कोशिश करेंगे, शास्त्री जी को मंशा है, उसको ब्रज भूमि को पर्यटन के क्षेत्र में देश में आगे बढ़ाएं, तो ऐसी गतिविधियों को हम आगे बढ़ा करके अवैध खनन को रोक सकते हैं। ये एक अच्छा सुझाव है और सरकार की तरफ से फिर कह रहा हूं, ये तो एक स्थिति हो गई आर तिवारी जी, सिर्फ एक ही स्थिति नहीं है, सिर्फ आज साधु संतों का आक्रोश ही नहीं है, बाकी भी बहुत बड़ी बड़ी जगह ऐसी है जहां पर बहुत अधिक संख्या में अवैध खनन हुआ है। वहां तो आप पर्यटन को भी बढ़ावा नहीं दे सकते, वहां तो आपकी सरकार को खुद पहुंचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे हम इस अवैध खनन को रोके। हर चीज पर हमारी निगाहें हैं, लेकिन ये जो गठजोड़ है इसको तोड़ना असंभव तो नहीं है, लेकिन कोशिश है लगातार। फिर कह रहा हूं, राजस्थान की ठीक है, आशीष चतुर्वेदी से लास्ट कमेंट कर लेती हूं। उम्मीद ये करती हूं कि बीजेपी अब इसको लेकर अपनी आवाज उठाए और जो अवैध खनन हो रहा है उस पर कम से कम विपक्ष की भूमिका तो निभाए। निश्चित रूप से ममता जी, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करती रहती है और मैं भी तिवारी जी को सुन रहा था, बहुत अच्छी अच्छी आदर्श की बातें तिवारी जी कर रहे थे। तिवारी जी को थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी सरकार वर्तमान में चल रही है और 3.5 साल ये पूरे कर चुके हैं। अब केवल बातें करने का समय नहीं है, आपकी कथनी और करनी में तिवारी जी अंतर होना नहीं चाहिए। अभी तिवारी जी बात कर रहे थे इस सरकार की कि सरकार ने कितनी कार्रवाई की है, तो ममता जी
बड़ा दुख होता है कि राजस्थान अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो पूरे देश में नंबर 2 है। महाराष्ट्र नंबर 1 है। एसीबी की कार्रवाई में अगर हम ट्रैप की कार्रवाई की बात करें और केसेस कितने दर्ज होते हैं, और राजस्थान नंबर 2 है। और इस सरकार का जो एटीट्यूड है ना, कि जो भ्रष्ट अधिकारी पकड़े भी जा रहे हैं उनके अभियोजन की स्वीकृति ये सरकार देती नहीं है, उनको पेंडिंग रखती है। और हद तो तब हो जाती ममता जी जब ये सरकार उनको प्राइम पोस्टिंग देती है। कोई बात नहीं, तिवारी जी कह रहे हैं कि आईपीएस अधिकारी को हम दे रहे हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, जल्द ही उस पूरे काम को पूरा किया जाएगा और अवैध खनन पर रोक लगेगी। समय कम है सर, आप तीनों को बहुत धन्यवाद बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी हिस्सेदारी निभाने के लिए। तो फिलहाल बड़ा सवाल है कि अवैध खनन ने कई लोगों की जान ले ली है, हमारे पहाड़ों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब जो रेगिस्तान राजस्थान कहा जाता था वो आज पूरी तरीके से दरिया बन चुका है। लेकिन इस अवैध खनन को रोकने के लिए कोई ठोस इंतजाम सरकार को करना बहुत जरूरी है। फिलहाल बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।